नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। निष्पक्ष न्यूज में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों की। पहली खबर कर्नाटक से है। कल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ईवीएम से कल जब जनादेश निकलेगा तो कौन जीतेगा कर्नाटक की रेस, इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और दूसरी खबर विपक्षी एकता से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अब ओडिशा के सीएम दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस पर भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और तीसरी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में शिक्षकों को संबोधित करते हुए गुरु मंत्र दिया है। ये पूरी खबर भी आपको दिखाएंगे। कर्नाटक में कल यानी 13 मई को विधानसभा चुनाव की गिनती होगी, जिसको लेकर सभी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल्स के अनुमानों में कांग्रेस वहां सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमानों में कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस की हालत सबसे पतली दिख रही है, लेकिन उसने भी किंग मेकर की दावेदारी छोड़ी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक का ताज किसके सिर चढ़ेगा? कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कर्नाटक में 10 मई को ईवीएम में बंद हुआ जनादेश 13 मई यानी शनिवार को बाहर आएगा। एग्जिट पोल्स के अनुमानों में बीजेपी सत्ता से बाहर होती दिख रही और कांग्रेस सिंहासन की तरफ आती दिख रही है। और अब सबके जहन में एक ही सवाल कौन रहा है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सत्ता का ताज किसके सिर चढ़ेगा? जनता के बीच जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष एमबी पाटिल, कर्नाटक सरकार के मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरुगेश रुद्रप्पा नेरानी, बीजेपी विधायक बासन गौड़ा पाटिल यतनाल और कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शामिल हैं। लेकिन इन सबसे इतर एक और नाम चर्चा में है और वो है जेडीएस नेता कुमारस्वामी का, जो 2 बार सबसे कम सीटें जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इस बार अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो उनकी पार्टी जेडीएस एक बार फिर अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपने बूते पर सरकार बनाने का भरोसा है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के दावे की माने तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला पार्टी करेगी। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद से ही पार्टी को सत्ता में लाने के लिए ना तो आज तक खुद चैन से सोए हैं और ना ही अपने कार्यकर्ताओं को आराम लेने को कहा। ನಂಬರ್ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಈಗ ಅದು ಭ್ರಮೆ. ಪ್ರಜಾ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಲಿ ಓಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, राहुल गांधी ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. नहीं, हम जरूर 120 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, क्योंकि हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता बता रहे हैं हम जीतेंगे। हर क्षेत्र में हम आंकड़ ले रहे हैं। ये आंकड़ का हिसाब से देखे होता हम 120 से ज़्यादा जीतेंगे। कुछ गड़बड़ नहीं है, हम जीतेंगे, क्योंकि कर्नाटक के विकास का रास्ते में जाना, भारत के साथ साथ कर्नाटक का विकास होना, ऐसे मांग रखे हम वोट मांगे हैं। लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। साल 2008 में 110 और 2018 में 104 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने कथित तौर पर ऑपरेशन कमल के जरिए जोड़ तोड़ से बहुमत हासिल की। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपने साथ जोड़ा और मंत्री बनाने का वादा किया। इन सब ने विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर बीजेपी के बहुमत का रास्ता साफ कर दिया। अब जबकि एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा के विकल्प को गंभीरता से देखा जा रहा है, तो ऐसे में एक बात और कही जा रही है कि जनता दल सेक्युलर इस बार सेंधमारी की शिकार हो सकती है। अगर विधायक बीजेपी और कांग्रेस को कम पड़े तो कांग्रेस ऑपरेशन हस्त और बीजेपी ऑपरेशन कमल को हथियार बना सकती है, क्योंकि जेडीएस में इस बार देवेगौड़ा परिवार में फूट है। कम विधायक होने से सेंधमारी का पहला टारगेट जेडीएस हो सकती है।
पीछे कर्नाटक की इस विधानसभा का शायद दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि 1983 के बाद किसी भी राजनीतिक दल को यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ऐसा पूर्ण बहुमत जो कि उसे 5 साल तक सरकार चलाने की इजाज़त प्रदान की जाए। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे अलग अलग दावे कर रहे हैं और खंडित जनादेश की बात भी सामने आ रही है। बीजेपी के लिए यह सबसे चुनौती वाला साल कहा जा सकता है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी उम्मीदें हैं। यूं तो कर्नाटक में गठबंधन सरकार की राजनीति की शुरुआत 1983 में हुई थी, लेकिन तब से अब तक कभी भी यह प्रयोग सफल नहीं रहा, यानी गठबंधन सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में देखना है कि इस बार कर्नाटक की जनता ने क्या फैसला किया है, खंडित जनादेश या फिर स्थायी सरकार के लिए एक पार्टी को जनादेश। केजे श्रीवत्सन, बेंगलुरु, न्यूज़ 24। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। काफी देर तक ये बात चली थी, लेकिन इसके 48 घंटे बाद ही पटनायक ने नीतीश को झटका दे दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने साफ कर दिया कि उन्हें थर्ड फ्रंट की कोई संभावना नहीं दिखती। No, not as far as I'm concerned. Not now. नवीन पटनायक के इस बयान के बाद 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम खटाई में पड़ती दिख रही है। 3 दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर पहुंचकर नवीन पटनायक से मुलाकात की थी और नवीन पटनायक को पुरानी दोस्ती की दुहाई देकर साथ मांगा था। लेकिन दिल्ली में पीएम से मुलाकात करते ही पटनायक ने साफ कर दिया कि नीतीश के साथ मुलाकात महज मुलाकात ही थी, उसमें भविष्य की संभावना के बीज भी नहीं थी। अब नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो उस मुलाकात में मौजूद थे, कह रहे हैं कि ओडिशा में नवीन पटनायक से मुलाकात के बीच किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं हुई थी, केवल पुराने संबंध के कारण नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे। नवीन पटनायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें कहा था क्या कि हम विपक्षी एकता के लिए बात कर रहे हैं। दोनों ने ये कहा था कि हम दोनों पुराने मित्र हैं और दोनों पुराने मित्र आज मिले हैं, बहुत दिन के बाद मिलने के लिए आए हैं। अब आप अपना परसेप्शन बना रहे थे, तो आप अपना परसेप्शन के आधार पर अपना फिर से परसेप्शन बनाते रहिए। इस देश में 2 धारा है। एक धारा का प्रतिनिधित्व जो समान विचारधारा वाले दल हैं वो कर रहे हैं, और एक धारा वो है जो देश बेच रहे हैं, चंद पूंजीपतियों के हाथ देश की संपदा दे रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को औने पौने भाव में दे रहे हैं, महंगाई थोप रहे हैं, अर्थव्यवस्था तार तार कर रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं। एक तरफ जो संविधान की बात करता है, एक तरफ बंच ऑफ थॉट की बात करता है, भाजपा धार्मिक उन्माद की बात करता है, और इधर जो समान विचार धारा वाले दल हैं वो देश की एकता और अखंडता की बात करता है, संविधान की बात करता है। तो तीसरे फ्रंट की बात ही कहाँ। जहां तक बीजेपी की बात है तो वो विपक्षी दलों की एकता को कोई बड़ी चुनौती नहीं मानती, लेकिन फिर भी बीजेपी सतर्क दिख रही है। नवीन पटनायक देश की राजनीति में बड़े क्षत्रप माने जाते हैं। उनकी सियासी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा में अभी बीजू जनता दल के 12 सांसद हैं और राज्यसभा में 8। नवीन पटनायक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव समेत कई मौकों पर वो एनडीए का समर्थन भी कर चुके हैं। फिलहाल पटनायक का झुकाव न तो बीजेपी की तरफ है, न ही कांग्रेस की ओर। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2024 में उसके सियासी रुख में बदलाव की संभावना कम ही है। तभी तो बीजेपी कह रही है कि नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार की पोल खोल कर रख दी है। ये विपक्ष जोड़ो अभियान नहीं, ये अपना आंख फोड़ो अभियान है। ये विपक्ष का आंख फोड़ो अभियान है, ये जोड़ो अभियान नहीं है। कल मिले थे, क्या हुआ? कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं। ये केवल और केवल जनता को बरगलाने का, जनता को अपना चेहरा दिखाने का कि हम ये पाल कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जी का लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। वो किनके घर जा रहे हैं? जो वन मैन पार्टी है, कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं। और एक बड़ा पोल खुल गया कि ये लोग तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस तो आउट, तो कांग्रेस पार्टी तो इसमें है ही नहीं, तो थर्ड मोर्चे की बात कर रहे हैं। जो नवीन पटनायक जी ने कहा कि तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प नहीं, इसलिए ये राजनीति नीतीश बाबू अपने घूम रहे हैं बिहार सरकार के पैसे से, इससे अधिक और कुछ नहीं। एक तरफ नीतीश कुमार पूरी ईमानदारी से विपक्षी एकता को मजबूत और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो दूसरी तरफ कुछ नेताओं को नीतीश कुमार की कोशिश पसंद भी आ रही है। लेकिन अगर 5-6 बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव के पहले एक मंच पर आ जाते हैं तो 2024 का चुनाव दिलचस्प जरूर हो जाएगा। विपक्षी एकता की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों में विपक्ष एक साथ होकर बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सका। अब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता आने वाले समय में कितना कामयाब होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या राजनीतिक पार्टियों के एक साथ आ जाने से जनाधार भी एक साथ आ जाता है, वो वोट में तब्दील हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ के 29वें अधिवेशन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो कभी शिक्षक नहीं रहे, लेकिन वो जीवन भर एक छात्र जरूर रहे हैं। पीएम के मुताबिक गूगल डेटा दे सकता है, लेकिन एक शिक्षक को छात्रों का मार्गदर्शक होना चाहिए। पीएम ने कहा कि सालों तक हमने बच्चों को किताबी ज्ञान दिया, लेकिन हमने नई शिक्षा नीति में इसे बदल दिया। मैं एक आजीवन विद्यार्थी हूं। मैंने आप सभी से समाज में जो कुछ भी होता है उससे बारीकी से ऑब्जर्व करना सीखा है। आज प्राथमिक शिक्षकों के इस अधिवेशन में अपने इन्हीं अनुभवों को मैं आज जरा जी भर करके आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। 21वीं सदी में तेजी से बदलते हुए इस समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है। शिक्षक बदल रहे हैं, छात्र भी बदल रहे हैं। ऐसे में इन बदलती हुई परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़े, ये बहुत अहम हो जाता है। आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी, वो जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चे, छात्र, उनकी जो जिज्ञासा है, उनका जो कौतूहल है, वे माँ बाप के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज लेकर आया है। यहां बैठे हुए वर्तमान टीचर वर्तमान बच्चों से रोज अनुभव करते होंगे। वो ऐसे सवाल लेकर के आते होंगे, आपको भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। छात्रों के पास इंफॉर्मेशन के अलग अलग स्रोत हैं। इसने भी शिक्षकों के सामने खुद को अपडेट रखने की चुनौती पेश की है। इस चुनौतियों को एक टीचर कैसे हल करता है, इस पर हमारी शिक्षा व्यवस्था का भविष्य निर्भर करता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 20 दिनों से नामी पहलवान WFI चीफ ब्रिजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के बयान दर्ज किए, इसके साथ ही उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं। दोबारा जरूरत होने पर फिर से बयान दर्ज होंगे। ब्रिजभूषण सिंह ने दिल्ली पुलिस की SIT के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवान के आरोपों की जांच के लिए महिला DCP की निगरानी में 10 सदस्यीय विशेष जांच टीम SIT का गठन किया है। ब्रिजभूषण का 2 बार बयान दर्ज हुआ है। ब्रिजभूषण शरण के अपने सफाई में कुछ वीडियो सबूत और मोबाइल डाटा जमा करने की बात भी कही जा रही है। बहुत जल्द SIT दोबारा ब्रिजभूषण से पूछताछ कर सकती है। तो आपको बता दें कि एक तरफ पहलवानों के धरने को 20 दिन हो गए और लगातार ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इनकी लड़ाई ये जारी है। दूसरी तरफ आज दिल्ली पुलिस के SIT के सामने ब्रिजभूषण शरण सिंह पेश हुए और अपने बयान दर्ज कराया। बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद में पुलिस पर फायरिंग हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इस्लामाबाद के G11 और G13 इलाके में पुलिस पर फायरिंग हुई है।
इस्लामाबाद में पुलिस पर फायरिंग इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, लगातार कई इलाकों में हिंसा जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। अब खबर इस्लामाबाद से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस पर फायरिंग की घटना हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद का G11 और G13 इलाका है, जहां पर पुलिस पर यह फायरिंग हुई है। आज ही इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली थी, उनको तमाम मामलों में जमानत दे दी गई थी, रिहा करने के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से, इस्लामाबाद के G11 G13 इलाके में फायरिंग हुई है और फायरिंग पुलिस पर हुई है। लगातार पीटीआई के कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन कई इलाकों में कर रहे थे। हालांकि फायरिंग किसने की है, इसके पीछे वजह क्या है, इसको लेकर अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस्लामाबाद का ये G11 G13 इलाका है, जहां पर यह फायरिंग की घटना हुई है और इस्लामाबाद में पुलिस पर यह फायरिंग की गई है। फायरिंग के पीछे वजह क्या है, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिली है। तो पाकिस्तान में लगातार हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, जगह जगह हिंसा देखने को मिल रही है। हालांकि आज इमरान खान को तमाम मामलों में जमानत दे दी गई। कल सुप्रीम कोर्ट से भी काफी राहत मिली थी और बताया गया था कि उनकी गिरफ्तारी किस तरह से गैर कानूनी है। दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज लगातार सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हिंसा, आगजनी और फायरिंग की घटना देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नमस्कार, हमारे इस खास शो सट्टा बाजार में किसकी सत्ता, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ घंटे का ही वक्त बचा है। हालांकि इससे पहले तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच सट्टा बाजार भी चुनावी नतीजों को लेकर गर्म है। सट्टा बाजार में पार्टियों को भाव से लेकर सीट तक तय कर दिए गए हैं। यहां तक कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनने जा रही है, सब कुछ फाइनल कर दिया है। राजस्थान की फलौदी सट्टा बाजार ने, आपको बता दें कि मुंबई के सट्टा बाजार में भी यही हाल है। कर्नाटक चुनाव नतीजों को लेकर सट्टेबाजी लगातार वहां पे हो रही है। कौन से सट्टा बाजार में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है, आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात साफ कर दें कि न्यूज़ 24 किसी भी तरह की सट्टेबाजी को ना तो प्रमोट करता है, ना ही सट्टा बाजार में पैसा लगाने की सलाह देता है। लेकिन चुनावी सीजन में सट्टा बाजार किस कदर एक्टिव है, इस रिपोर्ट में देखिए। स्कैम के बाद स्कैम, कर्नाटक में किसकी सरकार, आज सब बताएगा सट्टा बाजार। किस पार्टी का कितना रेट, सट्टा बाजार में सब कुछ सेट। किस दल के कितने भाव, सटोरियों का किस पर दाव। किसकी जीत किसकी हार, एग्जिट पोल ऑफ सट्टा बाजार। कर्नाटक में आज रत जगा है। सियासी दलों की धड़कनें तेज हैं, नेताओं की आंखों से नींद गायब है। हर किसी को बस सुबह का इंतजार है, इंतजार अपने सियासी भविष्य का, इंतजार जनता के आदेश का। और यह हाल न सिर्फ कर्नाटक बल्कि लगभग पूरे देश में है। हर किसी को कर्नाटक के चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। कर्नाटक पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपनी निगाहें जमाए रखे। अब की बार कर्नाटक की जंग में कौन फतेह हासिल करता है, ये तो बस कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन सट्टा बाजार में सत्ता का सिकंदर फाइनल हो गया है। सियासी दलों के भाव तय हो गए, करोड़ों रुपए लग चुके, सटोरियों के फोन घनघनाने लगे, रेट पर तोल मोल होने लगे। रिवाज बदलने वाले राज्य में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही, सट्टा बाजार में सब तय हो गया। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही, ये भी क्लियर कर दिया है। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार किसे कर्नाटक की सत्ता पर काबिज कर रहा है।
लेकिन उससे पहले आपको वो एग्जिट पोल दिखाते हैं जिसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई। लगभग हर एग्जिट पोल में कर्नाटक में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस। कर्नाटक की तस्वीर क्या है? कांग्रेस 120 सीटें, 113 है बहुमत का आंकड़ा। 113 से बड़े कंफर्टेबल मार्जिन के साथ 120 पर आती हुई कांग्रेस। बीजेपी ट्रिपल फिगर्स में नहीं जा रही है, 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, 92 सीटें। और जेडीएस जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, 37 सीटें पिछली बार जीती थी, किंग मेकर की भूमिका में थी, 12 सीटों पर सिमटती हुई। और इसका क्या साफ फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है, अन्य के खाते में कुछ नहीं आता दिख रहा है। हमने एक महा एग्जिट पोल तैयार किया है, जो अलग अलग एजेंसीज ने एग्जिट पोल किए हैं, उनके नतीजे अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस है जो कह रहा है कांग्रेस को 120, बीजेपी को 92, जेडीएस को 12। अब इनमें थोड़ा थोड़ा गलती की गुंजाइश है, ±11 बीजेपी और कांग्रेस में है, जेडीएस में ±7 है। उसके नीचे आइए, आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल 122 से 140 तक दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, 140 तक। बीजेपी को 62 से लेकर 80, यानी सबसे अगर अच्छा हालात भी रहा बीजेपी का तो भी 80 से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी कर्नाटक में इस बार, ये आज तक एक्सिस माई इंडिया कह रहा है। फिर जेडीएस 20 से 25 और अदर्स को 0 से 3। तीसरे नंबर पर आइए, एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल कह रहा है कांग्रेस को 100 से 112 मिलेंगी, बीजेपी को 83 से 95 मिलेंगी और जेडीएस को 21 से 29। इसमें भी देखिए, इसमें बस ये है कि अगर इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो बहुमत के आंकड़े को छू लेगी। और उसके बाद पोल्स ऑफ पोल्स, ये भी एक एवरेज आप मान सकते हैं, 108 से 120 कांग्रेस के लिए, 81 से 91 बीजेपी के लिए और जेडीएस के लिए 18 से 23। यानी कुल मिलाकर बीजेपी किसी भी सर्वे में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। ये एग्जिट पोल के नतीजे, फाइनल रिजल्ट 13 मई को आने वाले। वोटों की गिनती के बाद नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन सटोरियों ने अपना फैसला अभी से लॉक कर दिया है। आप माने या ना माने, लेकिन सटोरिये ये मान के बैठे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का नुकसान तय है, साथ ही जेडीएस को झटका लगना भी फिक्स है। करोड़ों के दाव लग रहे हैं। हेलो, हाँ भैया, कांग्रेस 1500 रुपये आएंगे भैया, 10,000 के। बीजेपी के 2,000 रुपये जाने में, 10,000 आने में, 20,000 के लाख रुपए। क्या कांग्रेस करूँ आपकी? हाँ, 2 बेटे कांग्रेस हो गई आपकी, ठीक है, ओके। वोटिंग के बाद से लगभग हर बुकी का फोन ऐसे घनघना रहा है, हर कोई रेट बताकर सामने वाले का सट्टा लगवा रहा है। सटोरियों की पहली पसंद कांग्रेस है। सट्टा बाजार में कांग्रेस का भाव कम मिल रहा है। दरअसल सट्टा बाजार में जिसका भाव कम होता है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि उसके उलट भाव ज्यादा होने पर जीत की संभावना कम मानी जाती है। जैसा कि देश के सबसे बड़े सट्टा बाजार फलौदी में चल रहा है। राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार में इलेक्शन में हार जीत पर लग रहे भाव का पूरा खेल समझाएंगे। फलौदी बाजार का सट्टा आकलन क्या कह रहा है, इसकी पूरी डिटेल देंगे। सटोरिये क्या कह रहे हैं ये भी सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि फलौदी का सट्टा बाजार कर्नाटक में किस पार्टी को कितनी सीट दे रहा है। फलौदी के सट्टा बाजार के मुताबिक कर्नाटक में अब की बार बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को 110 से 120 सीटें मिलने जा रही। फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को 80 से 85 सीटें दे रहा है, जबकि जनता दल सेकुलर को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। फलौदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है, इस बार किसकी सरकार कर्नाटक में बना रहा है, क्या भाव आ रहा है? 15 से 20 कांग्रेस की सीट आ रही है, 20 पैसे के एक पेटी है। और बात बीजेपी करें तो बीजेपी क्या दे रहे हैं आप? बीजेपी की आ रही है 80 से 85 सीट है, 85 पैसे का 10,000 रुपये। तो कांग्रेस लूँगा 10,000 का 20,000 रुपये, तो 2,000 रुपये। फलौदी सट्टा बाजार किसकी सरकार बना रहा है वहाँ पे? कांग्रेस की सरकार बनी 15 से 20 115 से 20 सीटों में।
बात अगर भाव की करें तो कांग्रेस पर 15 पैसे मिल रहे हैं, यानी अगर कोई 10,000 लगाता है और कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो उसे 1,500 रुपए मिलेंगे। वहीं बीजेपी पर 20 पैसे का भाव है, यानी अगर कोई बीजेपी पर 2,000 रुपए लगाता है और बीजेपी जीत जाती है तो इस हालात में उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। इसमें करीबन 110 से 17 सीटें आने का अनुमान है, 110 से 20 कांग्रेस की सीटों का अनुमान है। और अभी आप कांग्रेस पे लगाना चाहोगे तो 10,000 के आपको सिर्फ 1,500 रुपये मिलेंगे। 15 पैसे के भाव है कांग्रेस का रेट। बीजेपी के क्या आएंगे? बीजेपी करीबन 80-85 सीटें आने का अनुमान है। आप खाना चाहोगे तो 2,000 रुपये के 10,000 मिलेंगे आपको, बीजेपी लेना चाहोगे तो। सटोरियों की ये काली दुनिया राजस्थान के फलौदी में सजी है, जो आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से सट्टा लगाते आ रहे हैं। राजस्थान के फलौदी में सट्टा बाजार हमेशा सजा रहता है। यहाँ हर इलेक्शन में जीत और हार की बोली लगती है। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, फलौदी सट्टा बाजार हमेशा सुर्खियों में रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से लेकर किसी प्रदेश के निकाय चुनाव तक करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है। यहाँ की खास बात यह भी है कि फलौदी बाजार का सट्टा बाजार जो अनुमान लगाता है वही हर बार सटीक बैठता है। फलौदी में 4 तरह का सट्टा लगता है, इनमें बारिश, क्रिकेट, चुनाव और अंकों का सट्टा शामिल है। फलौदी में लंबे वक्त से सट्टा बाजार सस्ता आया है। आजादी से पहले रूई को लेकर यहाँ सट्टा लगाया जाता था और आजादी के बाद इस राजनीतिक दल की सरकार बनेगी, उसे कितनी सीटें मिलेगी और किसकी गिरेगी, इसे लेकर यहाँ पर सट्टा लगाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। फलौदी में नमक ज्यादा होता है तो इसे सॉल्ट सिटी भी कहा जाता है। और खास बात यह है कि यहाँ पर चप्पल उछालकर सट्टा लगाने की परंपरा भी जारी है कि चप्पल सीधी गिरेगी या उल्टी, और उसी के आधार पर दाम भी तय होने लगे। यही नहीं, इस पूरे सट्टा बाजार की खासियत यह भी कही जा सकती है कि यह पूरा सट्टा जुबानी आधारित होता है, यानी कि पूरी तरह विश्वास पर टिका है। न सिर्फ राजस्थान का फलौदी बल्कि महाराष्ट्र के मुंबई में भी जबरदस्त तरीके से सट्टा बाजार गर्म है। दुनिया भर के कई देशों में चलने वाले मुंबई का सट्टा बाजार भी कर्नाटक चुनाव पर तोलमोल कर रहा है। बुकीज और पंटरों ने जबरदस्त तरीके से भाव लगा रखे। मुंबई के सट्टा बाजार से बेहद ही दिलचस्प बातें निकलकर सामने आ रही। मुंबई का सट्टा बाजार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना रहा है, लेकिन कुछ बड़ा उलटफेर होने से भी इनकार नहीं कर रहा है। कर्नाटक चुनाव में बुकियों की सबसे फेवरेट पार्टी कांग्रेस है। सट्टा बाजार का मानना है कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाएगी, लेकिन कुछ बुकियों का इतना जरूर मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में 95 सीट जीतने में कामयाब होती है तो वो जेडीएस के साथ सरकार बना सकती है। लिहाजा इसी को ध्यान में रखकर भाव भी मिल रहे हैं। हर दल को अलग अलग हिसाब से सीट वाइज रेट तय किए गए। मुंबई के सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस के 95 सीट पर 25 पैसे का भाव है, 100 सीट पर 55 पैसे, 105 सीट पर 70 पैसे और 113 सीट यानी बहुमत आने पर ₹1.20 का रेट मिल रहा है। वहीं बीजेपी को 70 सीट आने पर 40 पैसे, 75 सीट पर 75 पैसे, 80 सीट पर ₹1, जबकि 85 सीट पर ₹1.50 की बोली लग रही है। जबकि जेडीएस के 15 सीट मिलने पर बुकियों ने 30 पैसे का रेट खोला हुआ है। 20 सीट पर ₹1, 25 सीट पर ₹1.80 और 30 सीट पर ₹5। मुंबई के जो सट्टा बाजार है, चूंकि यह मुंबई का सट्टा बाजार पूरे दुनिया में विस्तारित है, मुंबई से लेकर के देश के कोने कोने तक इस पूरे सट्टे बाजार में बेटिंग चलती है। और यही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, यहाँ से लेकर के और खाड़ी देशों तक मुंबई का सट्टा बाजार विस्तारित है। और ये सट्टा बाजार जो है, इसने इलेक्शन के लिए, कर्नाटक के चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए सट्टा खोला हुआ है। और इस सट्टेबाजी के दौर में 2 महत्वपूर्ण बातें सामने निकल करके आ रही हैं। पहला तो ये कि सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस हॉट फेवरेट है, कांग्रेस जीत रही है और सरकार भी बना रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 95 तक सीटें मिल गई तो जेडीएस के साथ में मिलकर के वो सरकार बनाने का दावा कर सकती है, या करेगी, या सरकार बनाएगी। जानकारों की माने तो काउंटिंग के वक्त भी मुंबई के सट्टा बाजार में सट्टेबाजी चलती रहती है और भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक आकलन के मुताबिक मुंबई के सट्टा बाजार में कर्नाटक चुनाव को लेकर 30 से 35 हजार करोड़ रुपए के सट्टेबाजी का अनुमान है। 13 मई को
चुनाव के गिनती होने वाली है, रिजल्ट आने वाले हैं और तब तक जो है ये भाव में उथल पुथल मची रहेगी। हालांकि भाव खुलने बंद हो जाएंगे, लेकिन बड़े स्तर के ऊपर जो है सट्टेबाज आपस में भी कटिंग करना और लेन देन और खेल इनका चलता रहेगा। जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब करीब 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का सट्टा लगाने की बात सामने आ रही है। सट्टा बाजार में सीटों के साथ साथ नेताओं के नाम पर भी बैटिंग होती है। हालांकि अब की बार दिलचस्प बात यह है कि मुंबई के सट्टा बाजार में सीएम चेहरे को लेकर भाव नहीं खोले गए। ये एक बहुत ही ऊहापोह वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा जाहिर नहीं किया, न ही भारतीय जनता पार्टी न ही जेडीएस ने। तो चूंकि अब चेहरे ही नहीं हैं तो उनके ऊपर भाव भी नहीं खोले गए हैं। आमतौर पर यह होता है कि सट्टा बाजार भले ही चेहरे सामने हो या ना हो, कुछ लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री बनने के लिए भाव जरूर खोलता है, लेकिन कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री के लिए सट्टेबाजी का भाव नहीं खुला है। ये एक बड़ी ही मजेदार बात है। सट्टा बाजार ने इस बार कांग्रेस पार्टी को भले ही आगे दिखाया हो, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर सट्टा बाजार में भाव नहीं खुल रहा। वही गुजरात के सट्टा बाजार के बारे में बात करें तो सूरत से यह सट्टा ऑपरेट होता था, लेकिन इस बार सूरत का सट्टा बाजार पूरा मुंबई से ऑपरेट हो रहा है। बहरहाल हम ये नहीं कहते कि आप सट्टा बाजार के आकलन पर भरोसा करें या सट्टा बाजार में पैसा लगाएं, लेकिन चुनावी सीजन में सटोरिये पूरी तरह से चांदी काटने में जुटे। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार हो या महाराष्ट्र के मुंबई का सट्टा बाजार, इन सब के भाव और सीटों के अनुमान से यह साफ है कि कर्नाटक में अब की बार बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती दिख रही। जोधपुर से लोकेश व्यास, जयपुर से केजे श्रीवत्सन और मुंबई से विनोद जगदाले, न्यूज़ 24।